अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक बहुत खास शख्सियत, जिन्होंने डिप्लोमेट के तौर पर दुनिया के कोने कोने में काम किया। एमपी बने, मंत्री बने, अपने करियर में 11 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। प्लीज वेलकम यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। और ये तालियां इसी तरह बजती रहे, क्योंकि मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। हमारे आज के जज बहुत स्पेशल हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, अभी अभी उन्होंने एक किताब लिखी है और प्रयास नाम की संस्था चलाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज वेलकम आमोद कंठ। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज आमोद कंठ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे हरदीप पुरी पर, एक नजर डालेंगे हरदीप सिंह पुरी के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक करियर पर। राजनीति के राइजिंग स्टार यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी की पहली पहचान बनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे आर्टिकुलेट डिबेटर के तौर पर। हरदीप पुरी हिंदू कॉलेज के पॉपुलर लीडर थे, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीता। हरदीप पुरी की दूसरी पहचान बनी एक तेज तर्रार डिप्लोमेट के रूप में। 39 साल के लंबे फॉरेन सर्विस के करियर में हरदीप पुरी लंदन में डेप्यूटी हाई कमिश्नर रहे, ब्राजील में एम्बेसडर रहे, टोक्यो और कोलंबो के मिशंस में भी काम किया। जाफना जाकर प्रभाकरण को भारत आकर बात करने के लिए तैयार करने वाले हरदीप पुरी ने अपनी हिम्मत और अपने नेगोशिएटिंग स्किल्स से सबको सरप्राइज किया। हरदीप पुरी की वाइफ लक्ष्मी पुरी भी डिप्लोमेट रही हैं। ज्यादातर पोस्टिंग्स में दोनों ने साथ साथ काम किया। हरदीप पुरी लंबे समय तक यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे। शानदार डिप्लोमेटिक करियर के बाद रिटायर होने के बजाय हरदीप पुरी राजनीति के मैदान में उतरे, बीजेपी में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव लड़ा और राज्यसभा के मेंबर बने। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God. हरदीप पुरी के अनुभव और ब्रिलियंस के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। आजकल हरदीप पुरी के पास 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। डिबेटर, डिप्लोमेट और मिनिस्टर हरदीप पुरी आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम हरदीप सिंह पुरी पर। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी पर इल्जाम है कि ये बड़े जिद्दी हैं। हरदीप जी, आपकी बचपन से लेकर अब तक की बैकग्राउंड मैंने देखी और पता ही चला कि बचपन से ही जिद्दी थे, अड़ियल थे। वो जो सलमान खान का डायलॉग है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। जिद पकड़ना अपने आप में कोई खराब बात नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं इस चार्ज को एक्सेप्ट करता हूं और उसमें सिर्फ यही नुआंस लगाता हूं कि हाँ, मेरे में एक
डीएनए डिफेक्ट कहिए इसको, या इसको कहिए कि इसमें किसी और का दोष नहीं है। शुरू से ही 3-4 साल की उम्र में किंडरगार्टन में पढ़ते थे तो किसी ने बच्चे ने आपको छेड़ दिया था तो मुंह पे घुसा मारा था। 1956 में जब मेरी 4 साल उम्र की आयु थी, मेरे फादर की पोस्टिंग हुई जर्मनी में। तो जर्मन किंडरगार्टन में गया और हमारे यहाँ उस समय अभी भी सिख बच्चे जो है ना, क्योंकि बाल लंबे होते हैं, या तो ऊपर जूड़ी बनाते हैं या पीछे गुत बनाते हैं। तो जब मैं शुरू में गया तो बाकी जो बच्चे थे वहाँ पे ज़्यादातर जर्मन थे, उनको अजीब लगा कि ये कहता है लड़का है पर इसने एक गुत की हुई है। तो उन्होंने मेरे टोकना शुरू कर दिया, और क्योंकि भाषा भी नहीं आती थी, थोड़ा उनका टोकने का जो स्टाइल था वो ज़रा फिजिकल हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं रजत जी, स्कूल की बुलिंग या सिविल सर्विस या पॉलिटिकल लाइफ में अगर कोई बुलिंग करे तो घूसा मारना उसको रिटर्न में अच्छा रहता है लॉन्ग रन में। और लेकिन आदतें ऐसी थी, मैंने सुना कि घर वालों ने आपको जबरदस्ती हॉस्टल में भर्ती करा दिया तो दीवार फांद के आप भाग आए। देखिए, ये भी कहानी जो आपके डीप रिसर्च की सही है एक माने में। हुआ क्या कि मेरे फादर, क्योंकि वो विदेश मंत्रालय में काम करते थे, उनकी पोस्टिंग हो गई इंडो चाइना लाओस। वहाँ पे कोई स्कूल थे नहीं इंग्लिश मीडियम। मेरे पेरेंट्स ने फैसला किया कि मैं स्कूल में जाऊँगा, और हिमाचल प्रदेश में। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, पर मैंने देखा थोड़ी देर में कि वो स्कूल जो है वो हर हिसाब से, मतलब किसी भी तरीके देख लीजिए वो एजुकेशन में होने चाहिए, वो सही नहीं था। तो मैंने कई चिट्ठियाँ लिखी, पर वो आपको पता है पेरेंट्स का कैसे होता है। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो समझते हैं जो बच्चे कहते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। तो मैंने कहा तो कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो एक दिन मैंने क्या किया, थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती थी, मैंने वो टिकट खरीदा और लौट आया। तो जिद पकड़नी उस समय भी सही थी। ये तो बचपन की बातें हैं, आपकी जवानी की बात बताता हूँ। 21 साल की उम्र में आप IFS पास करने के बाद में मसूरी एकेडमी में पहुंचे, तो वहाँ जो सबसे सुंदर लड़की थी और जो टॉपर थी, आपके बैचमेट कहते हैं कि तुरंत आपने मोहब्बत कर ली। मोहब्बत जो है ना वो फिल्मों में होती है। रियल लाइफ में जो समस्याएं होती हैं उनको भी हल करना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम बाद में आई, क्योंकि आपने लक्ष्मी मुर्देश्वर को चुना जाके। नहीं, मुर्देश्वर को चुना नहीं, प्रॉब्लम दूसरी थी कि उन्होंने भी फॉरेन सर्विस चूज की, मैंने भी। तो मेरी माता जी की तरफ से मदर ने ये कहा कि भाई ये कैसे होगा, दोनों एम्बेसडर बन जाओगे, मैनेज कैसे करोगे, घर कौन चलाएगा इसमें से, क्योंकि वो हाउसवाइफ थी। तो वो तो उनको समझाया गया, वो मान ली। फिर ये इनके फादर जो थे वो वकील थे, मतलब कि लॉ सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा इसमें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या कहते हैं कि शादी जो है अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिजेज एक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर हिंदू मैरिज है सिख तो मैरिज की वैलिडिटी, कल अगर कोई सवाल उठे, तो ऐसी चीजें थी। बट हाँ, उसके बाद मोहब्बत होगी। अब ऐसे है कि जब ऐसी चीजों का सामना करना पड़े तो जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ा तकड़ी हो जाती है। एक बात बताना आप भूल गए, आपके 3 मामा आए थे आपको धमकाने के लिए, इनसे शादी मत करो। नहीं, ऐसे है कि एक दिन मेरे फादर जो है ना वो थोड़े से इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा ये भाई क्या बात है, अच्छा भला सारी सिख कम्युनिटी, उस समय ये जो अरेंज मैरिजेस ज़्यादा हुआ करती थी, तो किसी ने बोला यार इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। नॉर्मली ये हमारी कम्युनिटी के लोग IAS IFS में उस समय इतने नहीं आया करते थे। एक्चुअली हमारे बैच में 5 आ गए, बट एनीवे, तो किसी ने ये बोला, तो मेरे फादर ने बोला आप लोग समझाओ। तो 3 में से एक जो सबसे बड़े थे, उन्होंने पहले कोई उनको आर्ग्यूमेंट मिला नहीं। उन्होंने कहा यार महाराष्ट्रन के साथ शादी करोगे, इसमें क्या होगा यार, वो तो लोग खाने में चीनी डालते हैं। तो मैंने बताया वो नहीं, महाराष्ट्र नहीं होते, वो गुजराती करते हैं। कहता है चलो, वो आर्ग्यूमेंट नहीं चला। फिर उन्होंने मेरे को बोला यार लड़की तो अच्छी है और समझदार भी लगती है, पढ़ी लिखी भी है। तो धमकाया किसी ने नहीं था।
क्योंकि मेरे फादर थोड़े से शुरू में इमोशनल हो गए, तो उन्होंने अपनी तरफ से मनाने की कोशिश की, और बाद में मैं बताऊं, वो मैं उनका बेटा था मदर फादर का, पर ये असली डॉटर ये बन गई, तो असली ये बिल्कुल बदलाव आ गया इसके बाद। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने सिख परंपराओं को अपनाया है। वो गुरुमुखी पढ़ सकती हैं, बोल सकती हैं। और मैं नहीं पढ़ सकता, ये असलियत है। जब मैं अमृतसर में इलेक्शन लड़ता था, तो जैसे किंडरगार्टन के बच्चों को समझाना होता है, कभी कभी मुझे ऐसी क्लासेस मिलती थी, क्योंकि इन्होंने मेरी मदर के साथ रह के, और जब हम पटियाला में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो उन्होंने उस समय गुरुमुखी सीखी, और वो पाठ भी कर सकती हैं, करती भी हैं कभी कभी, और अपनी जो प्रेयर्स करती हैं उसमें हम दोनों, हमारे जो फैमिली है, मैं ये नहीं कहूँगा हम डीपली रिलीजियस हैं, बट विश्वास करते हैं, वी आर बिलीवर्स, एंड मैं विदाउट हेजिटेशन ये मानने को तैयार हूँ, शी नोज मोर अबाउट सिखिज्म एंड सिख रिलीजन देन आई नो। और मैं अपने आप को डिवाउट सिख मानता हूँ। आई बिलीव इन द टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, बट शी हैज गॉन टू अ हायर लेवल ऑन स्पिरिचुअलिटी। जब बच्चे हैं, बेटियां हैं, उन्होंने जब तय किया शादी करने का तमिल फैमिली में, तो आपने परमिट कर दिया था, या आप भी मामा जी की तरह नाराज थे? नहीं। जब मुझे पता लगा कि ये तमिलनाडु के लड़के से, जो तमिल फैमिली है, ब्राह्मण अय्यर अयंगर, और फिर मैं जब लड़के से मिला तो कहता मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, मैं तो एथियस्ट हूँ। मैंने कहा यार अय्यर अयंगर कैसे हो सकता है? मैंने देखा बट वेरी इंटरेस्टिंग, सवाल ही नहीं उठता हमारा कोई मना करने का, एंड ही इज़ लाइक अ सन टू अस। दूसरी वाली ने शादी की आयरिश अमेरिकन से, और वो भी मैं लगता हूँ कि आयरलैंड के जो फैमिली वैल्यू सिस्टम हमारा काफ़ी मिलता जुलता है, तो हमारे तो बोथ डॉटर्स आर मैरिड। अब हमारा कंसंट्रेशन ग्रैंड चिल्ड्रन पे है। ये तो आपके परिवार की जिंदगी की बातें हुई, जिद अच्छी थी। एज अ डिप्लोमेट, जब आप श्रीलंका में थे, कोलंबो में थे, उस समय आप प्रभाकरण को मिलने चले गए, जंगलों में चले गए, जिंदगी का खतरा उठा के चले गए। ये जिद अच्छी थी? ये जिद की बात ही नहीं थी। उस समय आपको याद होगा कि श्रीलंका में एक एथनिक क्राइसिस, सिविल वॉर आप उसको कह दीजिए, जारी था। मुझे एक मैसेज आया कि मुझे जाफना जाके कोशिश करनी है कि जो एलटीटी के लीडर थे वेलुपिल्लाई प्रभाकरन, उनसे मुलाकात करके, और जो भारत सरकार और श्रीलंका के सरकार के बीच में समस्या है उसका एक पीस एग्रीमेंट, उसका अल्टीमेटली नाम निकला इंडिया श्रीलंका पीस एग्रीमेंट 1987 का। उसकी जो मेन फीचर्स हैं एलटीटी लीडर को उसकी जानकारी देने के लिए, तो मुझे भेजा गया। उस समय लोग कहते थे वहाँ पे लैंड माइन्स हैं, थी भी, पर हमने फिर कांटेक्ट किया और जाफना जाके, और मुझे याद है मैं जाफना जाके ज्ञानम होटल है जाफना में, वहाँ रहा, वहाँ एलटीटी के लोगों से मुलाकात की, और उस समय एकदम इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन थी। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा मैं जिद कर रहा हूँ, ये तो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, और मैंने तो समझा ये मेरा सौभाग्य। और अभी भी मैं समझता हूँ कि एट दैट यंग एज किसी को ऐसा मौका मिलना कि जाके एक इंसर्जेंट्स ग्रुप के साथ, एक टेररिस्ट लीडर के साथ कांटेक्ट करना, मैं तो समझता हूँ ये प्रोफेशनल हाई वाटर मार्क है। कैसे आप जंगलों में गए थे, आंख पे पट्टी बांध के, जैसे फिल्मों में देखते हैं ऐसे? नहीं, ऐसा हुआ कि जाफना में पहुंचा तो वहाँ पे जिनके जो लीडर्स थे वो आके मुझे मिले। हमारे जो मिलिट्री एडवाइज़र थे, नेवल ऑफिसर थे बीके गुप्ता जी, वो भी मेरे साथ थे। तो हम गए, हमने कांटेक्ट किया, हमने कहा कि हम कुछ दिल्ली से मैसेज लेके आए और प्रभाकरन इसके साथ मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम बड़ी खुशी से आपसे करवा देंगे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपको अभी नहीं ले जा सकते। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि उस समय विश्वास तो था नहीं। उन्होंने लगा कि हमको ले जाएंगे गाड़ी में तो हमारे में कैपेसिटी है कि हम रूट देख लें, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो शायद हम किसी को दे दें और उसके बाद वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो जाए। तो उन्होंने कहा हम रात को ले जाएंगे, सोच में कोई लाइट्स वाइट्स तो है नहीं क्योंकि एयर रेड्स और सब ऐसा माहौल था।
तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसे करिए, आप अगर चाहें तो हमें ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं, हम पट्टी बांध सकते हैं। इसे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम ब्लाइंड फोल्ड नहीं करेंगे। वो रात को ले गए लेट और घुमाया, हमें समझ आ गई मुझे एकदम कि घुमा रहे कि हम याद ही नहीं कर सकते कि यहाँ से गए आधा किलोमीटर लेफ्ट टर्न राइट, मतलब। और फिर मुलाकात हुई। राजीव गांधी जी के और जयवर्धन के बीच में जो बातें हो रही थी उनके बारे कुछ जानकारी दी और उनको ये भी कहा कि आपको दिल्ली निमंत्रण मिलेगा दिल्ली आने के लिए। तो वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद फिर वो जाफना से उनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके तमिलनाडु लाके वो आए और दिल्ली में बातचीत भी हुई। देखिए, खतरा तो था, खतरा लैंड तो- माइंस थी, वहाँ बंदूकें भी थी, वहाँ बम भी चल रहे थे। ये बहुत ही सीक्रेटिव मिशन था और किसी ने किसी को बताया नहीं था, हमारी अपनी एजेंसीज को भी नहीं मालूम था। जब प्रधानमंत्री जी उस समय के एक मीटिंग ले रहे थे तो जो हमारी एजेंसी के चीफ है, RNAW के चीफ, जब उन्होंने बताया कि आज हमने एक एमिसरी भेजा है, और जान के एमिसरी भी ऐसा भेजा है जो इतना जूनियर था, जिसको कोई जानता नहीं था। उनको लगता ये नहीं तो किसी बड़े मंत्री को भेजते तो एकदम बात फैल जाती कि कोई जाने वाला है, उसमें तमिलनाडु में आग लग जाती। उन्होंने जब बताया तो पता नहीं ये इफेक्ट के लिए किया। जोशी जी थे RNAW के चीफ, ये बाद में उन्होंने भी मुझे बताया और दीक्षित जी ने भी बताया। उन्होंने कहा अच्छा, आपने कहा कि आपने किसी को भेजा। हमारे जो ग्रुप्स, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने तो निर्णय किया था कि आज से जो भी हवा में चिड़िया उड़ेगी मतलब कि जहाज, हम तो उसको शूट डाउन कर देंगे। पर थोड़ी सी टेंशन थी क्योंकि उस समय लक्ष्मी एक्सपेक्ट कर रही थी हमारी सेकंड डॉटर को, और रोज शाम को 5 बजे वो प्रेस की ब्रीफिंग करती थी, वो प्रेस ऑफिसर थी। बट कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी जिद के कारण है। या कुछ लोगों ने कहा कि दीक्षित जी की और हरदीप पुरी की मिला के जिद थी ये करना, बट मैं नहीं समझता। मैं समझता आप तो खतरों के खिलाड़ी बन गए। लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको डर लगा था जब आप इस मिशन के लिए चले गए थे? चिंता तो थी, लेकिन मुझे परमेश्वर पर विश्वास था कि वो जाके अपने जो जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, जो देश के लिए करने जा रहे हैं, उसका ज़रूर अच्छा नतीजा होगा और उनको पीस प्रोसेस में शामिल करने में सफल रहेंगे। ये तो मुझे विश्वास ज़रूर था। हाँ, ज़रूर चिंता थी कि, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक रहें। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि आप ये खतरों से लड़ने की हिम्मत कहाँ से लेके आते हैं? ये मोटिवेशन, ये स्पिरिट कहाँ से लेके आते हैं सर? हमारी 10वें गुरु की एक बहुत ही सुंदर शब्द है, देश शिवा बर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कभू ना डरूं और 100 जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर आपको विश्वास है कि जिस लिए वो कर रहे हो, अगर वो निश्चय है तो डरो नहीं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में हरदीप सिंह पुरी पर इल्जामात और सवालात का एक और। जनता तो जो यहाँ बैठी है और हमारे देश में जो करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, वो तो आपके अनुभव से ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वापस कब आएगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी पर इल्जाम है कि ये राजनीति में पिछले दरवाजे से अंदर आए। हरदीप जी, जिस जगह आप पहुंचे हैं वहां पहुंचने के लिए, मंत्री बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मैं देखता हूं पोस्टर लगाते हैं, दरियां बिछाते हैं, माइक लगाते हैं, नेताओं के लिए माला पहनाते हैं। आप तो पीछे दरवाजे से आए, सीधे मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। देखिए, वक्त की बात है। वो जो पोस्टर लगाने का काम है वो हमने यूनिवर्सिटी में कर दिया था ऑलरेडी। और
ये जो मंत्रियों के घर जाना, कार्यकर्ताओं को मंत्रियों के घर जाके उनको त्योहार के समय मुबारक देना, ये भी काम हम कर चुके थे। पर पापड़ बेलने की जहाँ तक बात है, वो शायद उतने नहीं पापड़ बेले। इसलिए इतने नहीं बेले क्योंकि जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स फॉरेन जाते थे तो आपके घर में आके रहते थे। हाँ, तो फिर उनकी खुशामद जो कार्यकर्ता को करनी पड़ी मैंने उस समय कर ली। नहीं पर देखिए, जैसे अडवाणी जी उस समय बहुत बड़े सुप्रीम लीडर थे बीजेपी के, वो आपके घर पे रहे, तो डिप्लोमेसी भी और राजनीति दोनों साथ साथ कर दिया आपने। दिल्ली में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अगर मैं समझता हूं कि किसी मंत्री को अपने घर रखता, मैंने अडवाणी जी को हमने इसलिए कहा क्योंकि कमला जी की उस समय कुछ चेकअप्स की जरूरत थी, और जब वो पहुंची वहां पे तो हमने उनको ये कहा, वो डेलीगेशन में आए थे, सरकार की ओर से उनको बढ़िया होटल भी मिल सकता था, पर हमने सोचा उनकी बट वो, मैं बाकियों का नाम नहीं लेना चाहता। एक समय था मिसेस जसवंत सिंह जी हमारे घर में रह रही थी, और एक कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, वो भी रह रहे थे। तो उसमें ऐसा नहीं है। एम्बेसडर को बड़ा घर क्यों दिया जाता है? इसलिए कि वो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट और ऑफिशियल लोगों को रख सके। नहीं तो मैं, लक्ष्मी और मुझे अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं अभी जो घर मिला हुआ है तो सरकारी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अटल जी को आप टोक्यो में खाना खिलाने ले गए अपनी गाड़ी में। देखिए, ऐसा है, मेरा अगेन सौभाग्य है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरी एक हमारे कॉलीग थे, पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे, अशोक सैकिया, वो और हम मिला करते थे, और वाजपेयी जी, अडवाणी जी को पिक्चर देखने का बहुत शौक था। तो कभी कभी मुझे वो फ़ोन किया करता था, अशोक सैकिया किया करते थे कि डिलाइट जाके टिकट कौन खरीदेगा और 3 व्हीलर कौन लाएगा। तो हमारे उस समय के संबंध है। देखिए, टोक्यो जब वाजपेयी जी आए तो विदेश मंत्री थे, तो उनका सारा वो सिक्योरिटी इंतजाम। तो एक दिन उन्होंने कहा शाम को कि आप, अशोक मुंबई उनके पीएस थे, उन्होंने बोला अशोक और लक्ष्मी और आप और हम चलते हैं आज शाम को। तो मेरी एक छोटी सी होंडा सिविक गाड़ी थी ग्रे रंग की, उसमें बैठा के उनको थोड़ा टोक्यो घुमाए। तो ये जो सारी आपने खाना खिलाया, घर में रखा, इसका फ़ायदा आपको राजनीति में आजकल हो रहा है कि नहीं? फ़ायदा काफ़ी हुआ और थोड़ा नुकसान भी हुआ। मतलब कि आपको मैंने खाना खिलाऊं और आप कहीं आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, पर अगर आपको मैंने और खाना आपको खिलाया और प्राइम मिनिस्टर कोई और बन गया, नहीं, इसका नुकसान नहीं होता। देखिए, ये हमारी कल्चर, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ है इंडिया। मुझे बताइए, जो प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, वो कैसे आपकी ज़िंदगी में आए? मैं आपकी, क्योंकि आपकी अदालत के सामने, आपकी जनता के सामने बता दो, एक इंसिडेंट है। मुझे याद है, मेरी लंदन पोस्टिंग हुई थी। लंदन पोस्टिंग जाने से पहले उस हमारे बड़े मित्र, क्लोज फ्रेंड थे अरुण जी, उन्होंने मेरे लिए एक लंच किया था 1999 में। तो उसमें मोदी जी भी आए और कई लोग थे जो हमारे इसमें। तो मुझे याद है, अरुण जी के लंच के दौरान एक हमारे बीजेपी के काफ़ी मशहूर एमपी थे, मेरे स्टूडेंट भी थे सेंट स्टीवेंस कॉलेज में, शोभन दास गुप्ता। क्योंकि आपको याद है, अरुण जी की आदत थी, जब वो कोई महफिल में बैठ जाते थे तो ज़्यादा कैमरा टाइम उन्हीं के पास होता था। तो मुझे याद है, वो अरुण जी गए बाथरूम में तो दूर से शोभन दास गुप्ता चिल्लाया, मैंने, सरदार अभी मौका है कुछ कहने का, बोल ले, नहीं तो आ जाएगा 2 मिनट में वापस। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 1999 की बात है। लेकिन उस समय तो मोदी जी नहीं, पर उस समय देखिए, मोदी जी की हमारे गुड फॉर्चून थी, सौभाग्य था। मुझे याद है, उन्होंने कहा उस समय भी मुझे कि आप लंदन जा रहे हो, मैं आऊँगा, पर लंदन नहीं आ पाए मेरे उसके दौरान। पर जब मैं जिनीवा पहुँचा तो मुझे फ़ोन आया कि मैंने कहा था कि मैं लंदन आऊँगा, मैं नहीं आ पाया, पर मैं जिनीवा आ रहा हूँ। उस समय श्याम जी, कृष्ण जी वर्मा की वो एशेस जो जिनीवा में सेमेट्री थे, उसको लेने आए थे। तो इसलिए उस समय गुजरात के सीएम थे, और पर वो हमेशा बहुत जेनरस रहे हैं, और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। जो उनमें मैंने क्वालिटीज़ देखी हैं, बहुत कम लोगों में देखी हैं क्वालिटीज़।
बीजेपी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में मिनिस्टर बन कैसे गए, ये तो बताइए। ये तो ऐसा है कि एक दिन मुझे बुलावा आया कि आपसे साहब मिलना चाहते हैं। संजय भावसर जी का फ़ोन आया, तो मैं था उस समय कोलंबो में, कोई इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। तो मैंने कहा जी हाँ, उस समय क्योंकि हम टीम में नहीं था, हमने कहा जी हाँ मैं आऊँगा मिलूँगा। कह रहे नहीं आऊँगा मिलूँगा, नहीं अभी आना है आपको। तो मैंने कहा मैं बाहर हूँ, तो आप ले जा आइए फ्लाइट लेके। तो मैं गया मिलने, तो मोदी जी बिल्कुल अकेले बैठे थे। उन्होंने बोला कहाँ गए थे, कुछ आधा डिरेंजमेंट में था। तो उन्होंने कहा कल सुबह आ जाना, नाश्ता इकट्ठा ही करेंगे और उसके बाद आपको राष्ट्रपति भवन जाके शपथ दिलवा देंगे। तो मैं तो एकदम ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना अंग्रेजी में फेल ऑफ माई चेयर। तो जब उन्होंने देखा मेरा रिएक्शन, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि हाँ उसके बाद आपको राज्यसभा में ले आएंगे। तो ठीक है, ये है 2 सितंबर 2017 की बात, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। आपके जो दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि हरदीप अगर चाहते तो कनाडा की सरकार में भी मिनिस्टर बन सकते थे। 5-5 सिख लेकर आए थे जस्टिन ट्रूडो। मैं जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा उनके साथ दरबार साहब जाने के लिए अमृतसर। तो वहाँ पे जब मैं गया, तो उस समय हमारे मित्र भी है सिद्धू जी, वो पंजाब की सरकार में अमरिंदर जी की सरकार में मंत्री थे। तो जब उन्होंने देखा मैं जा रहा हूँ, तो कैप्टन साहब ने सिद्धू को भी भेज दिया। तो हम दोनों ने उनको रिसीव किया अमृतसर एयरपोर्ट में, राजा हंसी एयरपोर्ट में। उनको दरबार साहब ले गए, उन्होंने लंगर सेवा की। तो समय, क्योंकि ये कनाडा के साथ जो चिड़ उस समय से चल रही है, उस समय से चल रही है। और कैप्टन साहब ने मना किया, वो कह रहे वो ट्रूडो को नहीं मिलना चाहेंगे। तो मुझे याद है मैं शाम को गया उनके पास, जिस होटल में था। मैंने कहा कैप्टन साहब ये आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो मेरे बहुत ग्रेशियस था, बहुत उन्होंने कहा अच्छा आप लोग कहते हैं तो मैं मिलूंगा। उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि ये शुरू से ये कुछ लेकिन अब तो स्पेसिफिक इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर जो मैं वो आता हूं उस पर, क्योंकि आपने बोला ना सिख है। तो एक अगले दिन मोदी जी ने लंच किया यहाँ राष्ट्रपति भवन में, तो उनके 5 मंत्री शायद ऑलरेडी सिख थे। तो एक उनमें से कहता है सी हाउ लकी आई एम, आई वेंट टू कैनेडा एंड बिकेम अ मिनिस्टर। तो मुझसे रुकाना गया। मैंने कहा अच्छा, आई स्टेड इन इंडिया और मैं भी मंत्री बन गया। तो उस समय मुझे याद है ये बैन्स था जिसने मुझसे कहा था, उनका मंत्री वो सज्जन था जो डिफेंस मिनिस्टर, कई थे। और देखिए जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं ना, आपको मैं अब इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा पर्सनल जानकारी नहीं है, पर आपको याद है वो बहुत समय पहले एक एयर इंडिया का जहाज़ कनिष्क, वो एक दुर्घटना हुई थी, क्रैश हुआ था, जिसमें 280 कितने लोग मुझे याद नहीं है, उसमें उनकी डेथ हो गई। ये ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? ये जो जिस बारे के आदमी के बारे बोला, निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, ये ऑलरेडी उनके अपने सिस्टम ने उसको वीज़ा एंट्री देने से कई बार मना कर चुके थे। तो वहाँ पे अब जो हो रहा है उसके क्या, वो इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं इंडियन ऑपरेटिव्स पर, तो इंडियन इंटेलिजेंस पर, कि आप वहाँ की ज़मीन पर जाकर और जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं उनको ऑफ करते हैं। हाँ, ऑफ करते हैं। तो वो मैं वही तो शुरू से कह रहा हूँ कि जो कनिष्का जहाज का हुआ था, वो भी इंडियन ऑपरेटिव्स ने जाके किया था, एयर इंडिया के जहाज का। जो वहाँ पे बाकी चीज़ें हो रही थी, देखिए ये कई सोसाइटीज़ हैं, जैसे कनाडा है, यूके है। मैं जब मेरी पोस्टिंग रही यूके में, उनका जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, मैं उनके लोगों को जाके बताया करता था। मैंने कहा आपका बड़ा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता है कि हमारी फ्रीडम है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम इन फ्रीडम्स को कर्ब नहीं करते हैं, पर आप इन फ्रीडम्स को कौन यूज़ कर रहा है? तो वहाँ पे ऑलरेडी एक हिस्ट्री थी वायलेंस की, एक्सट्रीमिज्म की, ड्रग्स की, और किसने करवाया ये तो उस समय भी भारत के सरकार ने कहा है। हमारे एक कोलीग है जिन्होंने मेरे साथ भी काम किया हुआ, अरिंदम बागची,
जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, उन्होंने बड़ी लंबी एक प्रेस ब्रीफिंग की थी। उन्होंने कहा भाई जो भी क्रेडिबल एलिगेशंस हैं आपके पास, अगर लगता है एलिगेशंस कभी क्रेडिबल नहीं होती, एलिगेशंस होती हैं, आपको एविडेंस क्रेडिबल है तो हमें दीजिए। ठीक है हरदीप जी, अब तो अमेरिका ने कहा, फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि पतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की, अमेरिकन से पकड़ लिया, उनको बचा दिया। देखिए मैं आपको दो चीज़ें बनाता हूँ। आप क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड फेमस मीडिया पर्सनैलिटी है, आप और हम दोनों फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो फाइनेंशियल टाइम्स कहती है वो सही है, तो मेरी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो ऑयल प्राइसेस पे रोज़ रिपोर्ट निकाल देते हैं नई। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये गुणवंत सिंह पन्नू शायद इनका नाम है, ये कौन है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और न्यूयॉर्क आए थे, तो मुझे याद है शंकर मेनन जब उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने डेलीगेशन में बोला कि आप अगर सड़क पे चल रहे हो ना, तो कभी भी कोई आपको हाथ में कागज देने की कोशिश करे उसको मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये पन्नू जी उस समय यही काम कर रहे थे। वो कोई जा रहा हो, हिंदुस्तानी लगा, उसको हाथ में लिया और कहे यू आर कंसिडर योर सेल्फ सर्व्ड। ये जो टीवी लीगल ड्रामा होते हैं आपने देखा, यू कंसिडर योर सेल्फ सर्व्ड। तो ये आदमी कौन है? ये आदमी वो है जिसने अभी 10-15 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि 18 नवंबर को एयर इंडिया का हम एक जहाज उड़ा देंगे। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स, पंजाबी में कहते हैं ना, इन्होंने मत मारी हुई है। एक आदमी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीक्स फॉर जस्टिस या कुछ ऐसा, SFJ, जिसकी फंडिंग ओपनली ISI और पाकिस्तान से आती है, जो कोई हिंदुस्तानी जाए अपने नॉर्मल काम के लिए उसके हाथ में कागज पकड़ाए और ऐसी स्टेटमेंट करे। यार मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, मैं 39 ईयर्स रहा हूँ फॉरेन सर्विस में और हमारे जो एजेंसी, मेरे बड़े अच्छे रिलेशन उनमें, ऐसा तो हमारा कभी रहा ही नहीं है। हमारा तो उल्टा होता है, हम लोग समझते हैं कर क्या रहे यार, ये आदमी स्टेटमेंट दे ही जा रहा, कुछ इसके खिलाफ होता नहीं है। और अब उसने स्टेटमेंट दिया कि एयर इंडिया का जहाज 18, अब उसके बाद पंजाब सरकार ने, हमारी NIA ने केसेस किए हैं। तो इसलिए अगर नहीं, तो अब ये नहीं करते हमारे लोग ऐसे आदमी को उड़ा दे। देखिए, अब मैं कुछ मेरी दिल की बात है, मैं यहां पे करना नहीं चाहूंगा। मैं समझता, मैं तो अपने अनुभव के बेसिस पर रहा, हमारा सिस्टम नहीं है। हम लोग बहुत एक इन चीजों में क्यों इसको टॉलरेट करते हैं? एक पन्नू पता नहीं कब से लगा हुआ है वहां पे। अरे स्टेटमेंट दे रहा है 18 नवंबर को, आई थिंक दैट वाज द डेट, कि एयर इंडिया का जहाज उड़ा दूंगा मैं। अरे भाई, ऐसा दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इज अ मेनेस टू सोसाइटी। और मैंने देखा, आपने जो कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने कहा, हम जरूर इसमें जांच करेंगे भाई, पर इसमें आप ये भी देखिए, इसमें किसको लाभ होता है ऐसी स्टेटमेंट देने में? पन्नू की स्टेटमेंट तो वो डिनाई नहीं कर रहा कि वो 18 नवंबर को जहाज उड़ा देगा। उसने तो वीडियो पे दिया, और वो ऐसी हर थोड़े दिन में एक वीडियो भेजते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से भी आजकल खबर आती है, हाफिज सईद का नेफ्यू मारा गया, मसूद अजहर का दोस्त मारा गया। तो आप इसके बारे क्या कहते हैं? वी शुड ऑल शेड टीयर्स फॉर दिस? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये काम कौन, हमारे लोग करवा रहे हैं? देखिए, अब मैं यहाँ पे ना तो मुझे फॉरेन या सिक्योरिटी पॉलिसी के इंसर्ट डिसीजन मेकिंग है, बट ये हमारा स्टाइल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, वो अलग बात है, पर हम एक पब्लिक तो खुश है कि हो रहा है। आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता ना। नहीं, देखिए ऐसा है, इन लोगों ने क्या नहीं किया, पर इनकी आपस की लड़ाई देखिए, बलूच की देखिए, इनकी आपस की देखिए, तो हो सकता है जिसमें हमारी पब्लिक खुश हो रही हो कि इसलिए नहीं खुश हो रहा है, वो तो संभव है। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ क्या नहीं किया, लश्कर तौयबा, इन्होंने क्या नहीं किया। और जो हमारे अभी तो ये मोदी जी के आने के बाद, और जो मोदी जी की जो डिसीजन मेकिंग है उसके बाद, देखिए अब वो हमारी स्मार्ट सिटी पे सोशल मीडिया रोज आता है श्रीनगर का, आप देखिए ट्रैफिक कितना, एयर ट्रैफिक जा रहा है, वो तो अभी हुआ है। पर इन लोगों की तरफ से तो कोशिश में कोई कमी नहीं रही डिस्टेबलाइजेशन की।
तो क्या फ़र्क आया आपके हिसाब से पिछले 10 साल में पाकिस्तान में, भारत में, रिलेशंस में? सी चेंज है। देखिए, फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी में बताऊं, मोदी जी के जो 9 साल, अब 10 साल होने जा रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में 3 चीजें जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो उनका जो वचन है और कर्म है, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और दूसरी बात, उनका जो देश के बारे सपना है, संकल्प है, मैं ये बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं 2047 तक हमको विकसित देश बनना, वो तो बनेगा जिस तरीके से हम चल रहे हैं। पर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि, मैं अपने मंत्रालय की बात नहीं करता, दुनिया भर में आप सन 1700 में आपकी जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25-27% कंट्रीब्यूशन था आपका। 190 साल की हुकूमत के बाद वो गिरते गिरते 1% पे आ गए। अभी जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, वो 5वें स्थान पे ऑलरेडी आ गई है। अभी कुछ रिसेंटली मैंने आंकड़े देखे हैं कि हम ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हैं। हमसे आगे जो हैं जर्मनी और जापान 4.1, 4.3 ट्रिलियन। आपकी रेट ऑफ ग्रोथ 6-6.5% है, वहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ 0.9% है। 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आप दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत होगा। दूसरा, मोदी जी ने ये दिखाया, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं उनकी टीम में, पर ये उन्होंने दिखाया कि डीपली डिवाइडेड वर्ल्ड में मोदी जी एक यूनिफायर का रोल प्ले कर सकते हैं। और किया, G20 में करके देखा। सारे हमारे ये लिबरल्स कह रहे थे कभी एग्रीमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, चीन की समस्या है, रूसी नहीं मानेंगे, अमेरिका उससे नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। मैं पूरा क्रेडिट देता हूं जो टीम थी, मोदी जी की नेतृत्व, उनका डिटेल्स में जाना, और अमिताभ कांत और विदेश मंत्रालय के जो लगे हुए थे, मुझे एक उनका सू शर्पा है, डेप्यूटी शर्पा, वो मेरे साथ काम किया, वो कभी कभी मुझे फ़ोन करता था, सर ये क्या होगा, कैसे लोग मानेंगे। मैंने कहा देखना, उससे पहली रात मैंने देखना 4 बजे सुबह तक ये सब मान जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने G20 की अध्यक्षता की, जिस तरीके से आपने एक G20 की मीटिंग्स होती है नॉर्मली कैपिटल में, आपने 200 मीटिंग्स 50 अलग अलग शहरों में करवाई। मोदी जी ने पर्सनली इंटरेस्ट लिया। और उस समय भी क्या कहा था, जब लोगों ने कहा रूस और यूक्रेन में झगड़े में, मोदी ने कहा दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। वही अल्टीमेटली थीम बनी है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ये चेंज जो आया है हमारे 9-10 साल में, ये इसने ही आया सिर्फ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना सफल हो गई है, उज्ज्वला योजना बड़ी अच्छी चल रही है, हमारी मेट्रो सिस्टम दुनिया में सेकंड बेस्ट होने वाला, सबसे बड़ा होने वाला। एक नेशनल स्पिरिट जो आप चंद्रयान का करते हैं, मैं कहता हूँ वी आर ऑन द मून एंड ओवर द मून, और वो स्पोर्ट्स में भी दिख रहा है, बाकी जगह भी। ये लीडर का रोल होता है, और वो उन्होंने एक ऐसे शानदार तरीके से किया है कि मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले समय में ये नहीं कह रहा हूँ ये जो चुनाव आ रहे हैं हमारे 5 राज्यों में, वो द इंडिया स्पिरिट उन्होंने। देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं कि मोदी जी ने इंडिया स्पिरिट को खड़ा किया, आज भारत को दुनिया के लीडरशिप में खड़ा कर दिया। भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, आज भारत एक अलग पोजीशन में है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, जहां खाने के लाले पड़े हैं, रोटी नहीं मिलती है, लोग रोते हैं, हम हर रोज़ टीवी पर देखते हैं, इसके बावजूद वो नहीं मानते, घुसपैठ करते हैं, यहाँ भेजते हैं आतंकवादियों को। देखिए, जब एक देश, कोई भी देश जब कोलैप्स के स्टेज में आ जाए, मतलब बिल्कुल गिरने के स्टेज में आ जाए, तो ये कहना कि फिर वो अपना रवैया बदल लेंगे, मैं नहीं मानता हूँ ये होता है। अब वहाँ पे 8 बजे शाम को बिजली बंद करनी पड़ती है पाकिस्तान में, पेट्रोल का दाम शायद 380 रुपये लीटर है, उनको कई ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अभी कोई मैंने कहा कि वो
पासपोर्ट नहीं प्रिंट कर पा रहे क्योंकि वो लैमिनेटेड पेपर नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनता रहा, पता नहीं कितनी सही हैं। पर मैंने पाकिस्तान में अपने 40 साल के डिप्लोमेसी के करियर में, या 40 का ज़्यादा, मैं थिंक टैंक को मना लो 45 साल के इस करियर में, पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब कभी भी नहीं हुई। और इस समय पाकिस्तान में जो माहौल है वो एक डेस्परेशन का माहौल है। इसलिए ये घुसपैठ ये तो चलता रहेगा। पर मैं फ्यूचर में क्या होगा, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब पाकिस्तान में ही लोग कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया, हमारे साथ नहीं थे, नहीं तो हम आपको वहां ऊपर पहुंचने तक भी रोक देते। बहुत लोग हैं वो वहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जब चंद्रयान उतरा जी। तो पाकिस्तान के लोगों को मैंने टीवी पर सुना, वो कह रहे थे कि ये उन्होंने कहाँ उतारा, हम तो वैसे ही चंद्रमा पर रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अंधेरा भी है, हमारे यहाँ पानी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वही सेंटिमेंट है। और देखते जाइए, आगे कुछ ही समय की बात है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से तो हैं जो वैसे ही कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिल जाना चाहिए। और पर मैं एक नई चीज जो देख रहा हूं यहाँ पे, पंजाब में, जो पाकिस्तान में पंजाब और पंजाबी डोमिनेटेड इलीट है, उनकी भी सोच विचार में बहुत बदलाव आ रहा है। तो देखिए, एक तरफ से सक्सेस के साथ जेलसी भी होती है और दूसरी तरफ से ये भी रियलाइजेशन हो जाएगी। अब अभी 10-15 साल पहले क्या होता था, हर एक चीज में कोई भी भारत के बारे डिस्कशन होती थी तो एक वो इक्वेशन पाकिस्तान और इंडिया, भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान, अब वो कोई कंसिडरेशन में ही नहीं है। अभी आप एक डिफरेंट लीग में आ गए। जनता तो जो यहाँ बैठी है और हमारे देश में जो करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, वो तो आपके अनुभव से ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वापस कब आएगा? जल्दी। मैं जब जिनीवा में एम्बेसडर था तो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था, वो जब मैं न्यूयॉर्क गया, वो न्यूयॉर्क भी आ गया। उसको उन्होंने बुलाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का प्रेसिडेंट बनने का। तो कभी कभी मेरा दिल करता है उससे पूछने को कि भैया हो गया काफ़ी, आना है तो उधर बता दो। यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में हरदीप पुरी पर इल्जाम और सवालात का एक और। मैंने कहा मूर्खता 3 किस्म की होती है, साधारण ऑर्डिनरी, असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एक चक्रवर्ती क्लास मूर्खता होती है। मैंने ये कहा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी पर आरोप है कि राजनीति में आकर ये डिप्लोमेसी भूल गए। हरदीप जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इतने बड़े डिप्लोमेट रहे, राजनीति में आने के बाद में हरदीप जी को पता नहीं क्या हो गया है, राहुल गांधी गधा है कह दिया। कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा, जब उन्होंने कुछ हमारे नेताओं के बारे बोला, मैंने कहा मूर्खता 3 किस्म की होती है, साधारण ऑर्डिनरी, असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एक चक्रवर्ती क्लास मूर्खता होती है। मैंने ये कहा। नहीं, वो आपका स्टेटमेंट मेरे पास में है जिसमें आपने कहा कि यू आर गेटिंग एन एस टू रन अ हॉर्सेस रेस। तो हिंदी में ट्रांसलेट किया कि घोड़े की जगह आप गधे को दौड़ा रहे हैं। नहीं, ये एक मुहावरा है, इट्स एन एक्सप्रेशन, कि आप मान लीजिए आप घोड़ों की रेस है, क्या मतलब कि अच्छी कंपटीशन चल रही है, उसमें आप घोड़े को रिप्लेस किसी और जानवर से करते हो। नहीं, वो तो कहने की बात है, इसका मतलब थोड़े ना मैंने कहा कि वो गधे, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने तो ये बोला कि एक एक्सप्रेशन है। उन्होंने इसका यही मतलब निकाला कि आपने राहुल जी को गधा कह दिया, और उन्होंने कहा कि ये 2 कौड़ी का ट्रोल है।
ना ना, मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने देखिए ऐसा कहा है, मैं कौन होता हूं? वो एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनकी इतनी डिस्टिंग्विश लिनियज है, और वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका बहुत योगदान रहा है भारत की फ्रीडम मूवमेंट में। सच तो मैंने ये नहीं कहा। आपने ये ट्वीट कर दिया साला कांग्रेस। देखिए मैंने क्या ट्वीट किया। इटालियन भाषा, जिसके बारे आप में से कोई ज्यादा लोगों को नहीं, मुझे भी नहीं है, इटालियन भाषा में कॉन्फ्रेंस रूम को साला कांग्रेसी कहते हैं। नहीं, it's सही है, उसमें क्या है? तो लोग बड़े नाराज हो गए उससे। आप जानते थे नाराज होंगे? नहीं, क्यों होंगे? अरे नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम इटली में उसको साला कांग्रेसी कहते हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, अब राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री को जेब कतरा कह दिया। उन्होंने कहा ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और अडानी जी जेब काट लेते हैं। आप इनसे ये पूछिए कि आपके जब पिताजी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी शायद 1985 के आसपास कि 1 रुपया जब दिल्ली से निकलता है तो आखिर तक जो लाभार्थी होता है या जिसके लिए इंटेंडेड होता है 15 पैसे पहुंचते हैं। मैं बात कर रहा हूं 1985 की। देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है? आप देख लीजिए 75 वर्ष में कितने समय कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब जेब किसकी थी, काट कौन रहा था? वो दूसरा, आप किसी एक व्यक्ति को, अच्छा बुरा मैं यहां पे सफाई करने नहीं आया देने, बट आपकी जो कांग्रेस स्टेट्स में उनकी वहां पे भी इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए उन्होंने जो लेटेस्ट कहा है वो ये है कि पब्लिक से कहा अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो पैसा अडानी की जेब में जाता है, अगर आप ढाबे पे खाना खाते हैं तो पैसा अडानी की जेब में जाता है, अगर आप पानी पीते हैं तो पैसा अडानी की जेब में जाता है, तो बिजली जलाते हैं, टीवी चलाते हैं तो पैसा अडानी की जेब में जाता है। तो लगता है एट द वेरी मिनिमम इनको अडानी ऑब्सेशन हो गया है। उनको अगर पेट्रोल के बारे थोड़ी सी भी अगर वो कष्ट करें और पता करें, कच्चा पेट्रोल, कच्चा तेल कहाँ से आता है, 85% हम वो इंपोर्ट करते हैं। वो कौन इंपोर्ट करता है? 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं और बाकी हमारी OMCs हैं। उसमें जिस व्यक्ति का नाम लिया, मेरे को तो नहीं लगता उनके कोई कच्चे तेल की इंपोर्ट है या रिफाइनिंग है, नंबर 1। नंबर 2, उस पे आप फ्रेट जोड़ते हैं, इंश्योरेंस जोड़ते हैं। जो रिफाइन करता है कच्चे तेल को और पेट्रोल और डीजल बनाता है, वो थोड़ा सा अपना परसेंटेज रखता है, बाकी डीलर कमीशन लेता है, और बाकी केंद्रीय सरकार उस पर एक्साइज लगाती है और जो राज्य सरकार उस पर वैट लगाती है और जो भी। अरे भाई, बिल्कुल क्लियर है, मोदी जी ने पिछले 2 साल में दुनिया भर में दाम 30-40% ऊपर गए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां दाम 11% नीचे आया है। ठीक है, क्यों आया है? क्योंकि मोदी जी की केंद्रीय सरकार ने 2 समय, नवंबर 2021 में और मई 2022 में 2 समय अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है। 13 रुपए और 16 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है। ओके, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट्स ने अपना वैट कम किया। तभी तो राजस्थान में अगर 108 रुपए पेट्रोल बिकता है 1 लीटर का, और बीजेपी के लखनऊ में वो 96 रुपीज बिकता है, 12 रुपए का फर्क है। इसका जवाब दें। आप खाना खाते हैं सुबह तो उसका जो टैक्स है वो अडानी जी के चला जाता है। आप पेट्रोल भराते हैं वहां पता नहीं बात क्या कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि हरदीप पुरी जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। नहीं, पहली बात तो वो एयरपोर्ट की ऑक्शन मेरे आने से पहले हो चुकी थी, पहली बात तो है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक ओपन ट्रांसपेरेंट ऑक्शन करते हो तो उसमें आप कहो कि आपकी शक्ल मुरारजी देसाई के साथ मिलती है या आपका नाम है या वो नहीं कर सकते। किसी ने बिड में जीते हैं, और जब मैं एयरपोर्ट के साथ डील करता सिविल एविएशन, तो एक बड़ा एयरपोर्ट का ऑक्शन था जेवर, जो दिल्ली के आसपास है। जब जेवर हवाई अड्डा बन जाएगा तो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर की जो ट्रैफिक होगा, इट विल बी मोर देन
लंदन, हीथ्रो, गैटविक एंड स्टैनस्टेड पुट टुगेदर। मेरी योगी जी से बात हुई एक बार, और इसी बार हम बात कर रहे थे लाइटर मूड में, तो किसी ने पूछा कि ये एयरपोर्ट के ऑक्शन कैसे सफल होनी चाहिए। मैंने कहा एक ही तरीका है, बिल्कुल ओपन ट्रांसपेरेंट बिड करिए और वही होगा। इसमें क्या हुआ, इसमें एक कंपनी है ज्यूरिक, जो उनका पहले भी अनुभव, वो आए और जिस व्यक्ति की बात करें वो नीचे आए। ये तो बिडिंग पे है, और कितनी आप एग्रेसिवली बिड करते हैं। आपके बारे में कांग्रेस से लोग कहते हैं कि हरदीप पुरी की यूटिलिटी, उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि गांधी परिवार के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दें। ये पार्ट टाइम मिनिस्टर हैं, फुल टाइम ट्रोल हैं। मेरी यूटिलिटी को क्या है वो तो किसी और को जज करनी है। जहां तक इनकी बात है, मैं समझता हूं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर 2% टाइम भी अगर इनके बारे कोई बयान दिया है तो आप कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। बिकॉज मेरे को ना इनसे कोई ऑब्सेशन है ना कुछ है। प्रियंका गांधी की जो शिकायत है वो मैं पढ़ के बता देता हूं, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दुनिया के 2 सबसे बड़े संस्थानों में पढ़े, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से उन्होंने डिग्री ली। आप उसको पप्पू बताते हैं। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखी नहीं, उनको पप्पू बना दिया। मैंने कभी भी उनको पप्पू नहीं कहा। पप्पू तो टर्म ऑफ एफेक्शन होता है, टर्म। अब मैं अपने को जो बच्चे को मैंने कहा पप्पू बोलूं, अरे मेरी औकात ही नहीं है। वो इतने बड़े लीडर हैं, उनकी फादर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ग्रैंडमदर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर प्राइम। मैं कौन होता हूं उनको पप्पू कहने वाला? पप्पू तो टर्म ऑफ अफेक्शन है, और पप्पू मेरा उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता जिसे मैं कह ही नहीं सकता। चलिए पब्लिक में से कुछ सवाल ले लेते हैं। खालिस्तान के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं और काफ़ी सिंगर भी इसकी सपोर्ट में आए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप पंजाब के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? ये कहाँ बन रहा है खालिस्तान? या तो ये बनेगा कनाडा में, क्योंकि सारे खालिस्तानी वहां घुस गए हैं। और मैं समझता हूं अगर खालिस्तान को, जिसको मैं कुकूलैंड कहता हूं, बेवकूफ़ी की बात है ये। भारत में हमारा क्या इतिहास है? मैं अपने आप को बहुत गर्व से कहता हूं, हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने क्या किया हमारी कौम के लिए। वहां से खालसा की स्थापना हुई। हमारी कितनी परसेंटेज है भारत के जनसंख्या में? 2% से कम होगी सिखों की। और देखिए भारत ने क्या नहीं किया हमारे लिए। हाँ, उसमें से थोड़े से अजीब किस्म आ जाते हैं। सी हाउ लकी आई एम, आई वेंट टू कनाडा, बिकेम ए मिनिस्टर। भारत में देखिए क्या है, कितना सम्मान मिला है, कितना नहीं है। और ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वन वे है। कंट्रीब्यूशन कितनी है सिख्स की यहां पे? पंजाब में एग्रीकल्चर में आप देखिए, ट्रांसपोर्ट में, मेडिकल प्रोफेशंस में, लॉ में कितने ल्यूमरीज हमारे चीफ जस्टिस रहे। मेरे भाई मनिंदर, इतने एडवोकेट प्रैक्टिसिंग, दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस। तो क्या कर रहे हैं खालिस्तान के बारे? देखिए हुआ क्या है पंजाब में, मैं बताता हूं। बहुत देर से वहां पे जो साउंड डिसीजन मेकिंग है वो रही नहीं। क्या हुआ है, ये जिस चीजों से नशा, और मैं बहुत दुख की बात है कि वी हैव लॉस्ट अ कंप्लीट जनरेशन या ज्यादा नशे के कारण। और दूसरा क्या होता है, एक जगह जगह जाइए, मैं अमृतसर से जलंधर जा रहा होता हूं तो जगह जगह बड़े बोर्ड बने हुए हैं, IELTS। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, नया कोई एम्स या IIT खुल गया। नहीं, वो क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। थोड़ी अंग्रेजी पढ़ा के क्या करते हैं कि वो जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो एक कॉमेडियन है ट्रेवर, कुछ साउथ अफ्रीकन ओरिजिन का, वो, हाँ, ट्रेवर नोआ। तो वहां पे किसी ने उसको पूछा, ये
इंडिया और कनाडा के बारे, तो इंडिया क्या चीज है? कहता है दैट्स अ कंट्री विच सप्लाइज चीप लेबर टू कनाडा। कमाल है, वहां पर ट्रक ड्राइवर जाएगा, उसके तो बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे उसको, अच्छा वो करेगा, बेचारा पढ़ा लिखा जाएगा, वो छोटी नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल, अब माँ बाप क्या किए जी, फॉरेन भेजना है भाई, फॉरेन देखिए थे, फॉरेन भेजने क्या। मैं आपको बड़े दावे से इस प्रोग्राम के थ्रू कहता हूं, कुछ ही समय की बात है, जो लोग वहां गए हैं, अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, लोग लौट रहे हैं, डॉक्टर्स लौट रहे हैं, बाकी लोग लौट रहे हैं। और एक और चीज आपको कहता हूं, अभी जो आप उनकी पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, ये भाई साहब जो है ट्रूडो जी, इनका भी पॉलिटिकल लाइफ लगता है कि थोड़ा सा टाइम बाउंड है। अगर बनाना है खालिस्तान, जल्दी बनाना हो, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद वहां पे भी लोग आएगा, जो रिएक्शन आएगा ना, बाकी यूरोप को पता लगेगा। ये बड़ी मूर्ख लोग हैं ये। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में हरदीप पुरी पर अगला इल्जाम। ये पोल्यूशन के लिए अच्छा होगा, इसको भी फ्री कर दो, उसको भी। तो मैंने कहा केजरीवाल जी, फिर वो जो 28,000 करोड़ का कर्जा लिया जापानियों से, वो कौन हमारा अंकल आके देगा? ये वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी पर आरोप है कि ये सपनों के सौदागर हैं। हरदीप जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो हरदीप पुरी, इनकी सरकार लोगों को सस्ते गैस सिलेंडर का वादा करती है, सस्ता खाना देने का वादा करती है। उन्होंने कविता लिखी है, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। राइम अच्छी है पोएट्री की, पर मुझे लगता है खड़गे जी खुद थोड़े से परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? अध्यक्ष वो हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। क्यों? कौन किनकी सुनते हैं? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसलिए खड़गे जी का ये कहना कि हम गैस का सिलेंडर कम करें, अगर खड़गे जी सही माने में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीरियस होते तो उन्हें गहलोत जी को कहना था, अरे भाई 12 रुपए पेट्रोल तुम ज्यादा महंगा बेच रहे हो। नहीं, पेट्रोल के लिए वो कहते हैं कि जिस समय उनकी सरकार थी तो 150 रुपये बैरल का रेट था और 71 रुपये में मिलता था। आज 80-82 रुपये बैरल का रेट है और यहाँ आज भी 96 रुपये 97 रुपये में मिलता है। उनकी सरकार की बात हुई जब बड़े बहुत इंटेलेक्चुअल विद्वान वित्त मंत्री थे। आप भी समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया था, उनके सामने भी समस्या आई तो क्या हुआ, उन्होंने एक ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। ऑयल बॉन्ड थे 1,41,000 करोड़ के। ऑयल बॉन्ड का मतलब ये है, पंजाबी में कहते हैं कर्जा ले नाना तो पुख्ते उन्नो पोता। तो 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए उन्होंने, और अब हमको लौटाने पड़ रहे हैं उस पर 3,50,000 करोड़। ये है इनकी इकोनॉमिक्स। तो खड़गे जी को ये बताइए, ये इस समय पेट्रोल का दाम 2 साल में 11% कम हुआ। 80 करोड़ से अधिक लोगों को मोदी जी दिन का 3 समय का ड्राई राशन मुफ्त दे रहे हैं। 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनवाई मोदी जी ने और मुफ्त लोगों को बांटी। ये तो हमने किया और ऑयल बॉन्ड भी फ्लोट नहीं किए। ये मोदी जी का चमत्कार है। और दूसरे आपके दोस्त केजरीवाल जी, दिल्ली और आसपास की जो सिटीज़ हैं इनमें पोल्यूशन की इतनी बुरी हालत है, लोगों को नाक से जहर पीना पड़ रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी पोल्यूशन जो है, जो दुनिया में मैं समझता हूं इसका जो काउंट है सबसे डेंजरस है, ये इसका एक ही कारण है, वो है पराली का जलाना। इसलिए हम जो कर रहे हैं, हमने एक पानीपत में 2nd जनरेशन प्लांट बनाया जहाँ पराली से हम एथेनॉल बना रहे हैं। अभी मैं जर्मनी गया था, वहाँ पे हम कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स खूब सारे बनाने वाले हैं।
पर जब तक ये पराली जलाने की ये जो सिंपल शॉर्टकट सोल्यूशन है, इस पोल्यूशन का हम बल्कि उन्होंने तो हरदीप जी ब्लेम किया है हरियाणा सरकार पे, कहा पंजाब में तो 70% पराली हमने कम कर दी है, लेकिन हरियाणा में अब जलने लगी है, इसलिए ऐसे केजरीवाल जी को कहिए आप सैटेलाइट इमेजरी देख लो, उसमें पता लग जाएगा रेड स्पॉट कहाँ है। अगर वो रेड स्पॉट कहीं और पंजाब की जगह नजर आ जाए तो बता देना। देखिए सबको पता है, पर केजरीवाल जी, मैंने बोला ना, वो डीप फेक होता है, डीप फ्लेक होता है, डीप फ्लेक फेक होता है। देखिए वो उसको सैटेलाइट इमेज भी कहीं नहीं ले आएंगे, मैं वो नहीं मानता। उन्होंने तो पोस्टर निकाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और कहा मोदी जी प्रदूषण कब खत्म करोगे। मैं हैरान हूं कैसी कैसी बातें वो कर जाते हैं। ये डीप फेक्स या डीप फ्लेक्स तो अभी आया है, ये तो बड़े शुरू से आया है, शुरू से मैं इनको देखता हूं, और ऐसी बात कर जाते हैं। अरे जैसे पराली की जलाने की बात हो, वहां पे दिल्ली में हो, जब मैं नया नया मंत्री बना, इन्होंने कहा बड़े कन्विक्शन से, हरदीप जी यहाँ पे मेट्रो का भाड़ा नहीं बनाना। मैंने कहा केजरीवाल जी 8 साल हो गए हैं, फेयर फिक्सेशन हुई नहीं, अब हुई है। 6 महीने पहले अप्रैल 2017 में ऑलरेडी आधा हो गया, अब अभी समय नहीं, ये पोल्यूशन के लिए अच्छा होगा, इसको भी फ्री कर दो, उसको भी। तो मैंने कहा केजरीवाल जी फिर वो जो 28,000 करोड़ का कर्जा लिया जापानियों से, वो कौन हमारा अंकल आके देगा? ये भगवंत मान नए नए मुख्यमंत्री बने, ये भी है, इसको भी मुफ्त कर दो, उसको भी मुफ्त कर दो। करिए, आप लोगों को सुविधाएं देना चाहते करो। फिर किसी ने कहा ये पैसा कहां से आएगा? नहीं, हम सेंटर से लेंगे। अरे ये नई किस्म की पॉलिटिक्स है, आप इरेस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग ही करिए। मेरा एक RRTS प्रोजेक्ट है जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 किलोमीटर उसका अभी चालू किया है। दिल्ली सरकार उसका पैसा काफी देर से नहीं दे रही। अभी मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, 1 हफ्ते में वो पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा जो एडवर्टाइजिंग का बजट है उसको हम रोक देंगे। केजरीवाल जी का जो रेवड़ी बांटने वाला पॉलिटिकल स्टाइल है, मैं समझता इसका समय अब पूरा होने वाला है। हरदीप जी, हमने आप पर हर तरह के इल्ज़ाम लगाए और आपने डिप्लोमेट की तरह भी जवाब दिए, पॉलिटिशियन की तरह भी जवाब दिए। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज आमोद कंठ का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर। उनसे पूछा उनके मंत्रालय के बारे में, कांग्रेस के इल्जामात के बारे में, उनकी डिप्लोमेसी के बारे में, उनकी ब्रेवरी के बारे में, बहादुरी के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज फॉर्मर DGP आमोद कंठ के फैसले का। मुझे जज की हैसियत से एक समस्या ये है कि मैं पूर्वाग्रह से पीड़ित हूँ। हरदीप सिंह पुरी और लक्ष्मी मेरे बैचमेट रह चुके हैं 1974 में, तो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। रजत शर्मा देश के बहुत नामी गिरामी वकील भी हैं, प्रोसिक्यूटर। मैं पुलिस में रहा हूँ तो प्रोसिक्यूशन को मैं समझता हूँ। राजनीति आपके DNA में है, ऐसा आपने इल्ज़ाम लगाया, और डिप्लोमेट होने के बाद भी राजनीति आपके साथ लगातार रही, और आपने उसको सही ढंग से पेश किया। आपने पेश इस ढंग से किया कि विश्वविद्यालय में जब आप हिंदू कॉलेज में इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया और आप कामयाब हुए, तो जो राजनीति के सबक है आपको मिल गई और आपने उसको पूरा उसका इस्तेमाल किया। आपने सही ढंग से बताया कि 14 वर्षों में जो 14 वर्ष आप बड़े हायर पोजीशंस पे रहे, डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे रहे, तो उसमें जितने राजनीतिक व्यक्तित्व आपसे मिले, उनके साथ जो आपने किया, वो सब कोई पॉलिटिकल फेवर के लिए आपने नहीं किया, अपने काम की वजह से किया, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाए। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें आई, रजत शर्मा ने उसको बताया इस बीच में, और हर चीज़ को आपने जवाब बहुत सही ढंग से दिया। आप में आत्मविश्वास है, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बेहतर है और लोगों से, और शब्दों की चयन और शब्दों की समझ आपकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात हो या कनाडा में तमाम बातें हो रही हैं, या अभी पेट्रोल की कीमत जो आपने समझाने की कोशिश की लोगों को, हाउसिंग मिनिस्टर के तौर पे, पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पे जो बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही हैं,
एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्तित्व होने की वजह से और बहुत लंबे समय तक आपने सरकार को भी देखा है, डिप्लोमेसी को देखा है, पॉलिटिक्स को देखा है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हरदीप सिंह पुरी एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक पर्सनालिटी के तौर पे सामने आते हैं और आपने तमाम बातों को सही ढंग से पेश किया। मैं मुबारक कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें इतना ज़्यादा दुनिया को देखने का, समझने का अनुभव है जैसा हरदीप पुरी को है। और मैं उम्मीद है वो पब्लिक लाइफ में बने रहेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे। आपकी अदालत में मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।